सरकार का फरमान विरोध में किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनत अंसारी। हालिया समय में सरकार ने कृषि को लेकर के 3 नए अध्यादेश पारित किए हैं और इन अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल चुकी है। ये तीनों अध्यादेश भारत के करोड़ों किसान परिवारों के भविष्य से जुड़े हुए हैं, लेकिन नए कृषि अध्यादेशों को लेकर देश के किसान संगठन लगातार आवाज उठा रहे हैं। भारतीय किसान महासंघ का कहना है कि नए कृषि अध्यादेशों से किसानों का शोषण बढ़ेगा। तो केंद्र सरकार की कृषि से जुड़े 3 अध्यादेशों का विरोध अब सड़क पर पहुंच चुका है। नए कृषि अध्यादेशों के विरोध में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों ने अपने ट्रैक्टर्स के साथ प्रदर्शन किया। किसान मजदूर समिति, अखिल भारतीय किसान सभा और किसान संघर्ष समिति के तत्वावधान में जगह जगह प्रदर्शन हुए। किसान संगठनों का मानना है कि सरकार किसानों के हित पर ध्यान ही नहीं दे रही है। एक तो किसानों को उनकी फसल की सही कीमत नहीं मिल रही है, ऊपर से सरकार रोज किसान विरोधी अध्यादेश पारित कर रही है। बीजेपी की पुरानी सहयोगी अकाली दल भी इन मुद्दों पर किसानों के साथ खड़ी है। पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट करके कहा, किसानों के कल्याण से जरूरी हमारे लिए कुछ नहीं, फसलों की एमएसपी और सुनिश्चित बाजार संकटग्रस्त किसानों के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है और हम इसे समझते हैं। ऐसे में किसान सरकार के किन 3 अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये जान लेना भी बेहद जरूरी है। चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि कौन से वो 3 अध्यादेश हैं जिनको सरकार लेकर आ रही है और सरकार का कहना है, तर्क है कि इससे जो किसान है उसकी आय दुगनी होगी। लेकिन किसान इन अध्यादेशों को लेकर इतने नाराज क्यों हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? तो कृषि को लेकर अध्यादेश, एसेंशियल एक्ट 1955 में बदलाव। औने पौने दामों में खरीदकर उसका भंडारण पहले व्यापारी कर लिया करते थे, इससे कालाबाजारी होती थी और इसे रोकने के लिए एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 बनाया गया, जिसके तहत व्यापारियों द्वारा कृषि उत्पादों के लिए लिमिट से अधिक भंडारण पर रोक लगा दी गई थी। सरकार के द्वारा इसमें आलू, तिलहन, प्याज और तेल के भंडारण पर लगी रोक को अब नए अध्यादेश के तहत हटा लिया गया है। तो किसान संगठनों का तर्क भी आप देख लीजिए, क्यों किसान इसका विरोध कर रहे हैं। भंडारण की व्यवस्था किसानों के पास नहीं है, 85% किसान लघु हैं और भंडारण की व्यवस्था ना होने के चलते बड़ी कंपनियां और सुपरमार्केट अपने बड़े बड़े गोदामों में कृषि उत्पादों का भंडारण करेंगे और बाद में ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बेचेंगे। बदलाव से कालाबाजारी, जमाखोरी बढ़ेगी, ये किसान संगठनों का तर्क है। तो यहाँ पर किसान संगठन जो हैं अपनी ही दलील दे रहे हैं कि सरकार ये जो अध्यादेश लेकर आई है ये पूरी तरीके से किसान विरोधी है, किसानों का शोषण और बढ़ेगा, इससे जो प्राइवेटाइजेशन है उसे बढ़ावा मिलेगा। किसानों के इस तर्क में कितना दम है और सरकार जो कह रही है वो कितना सही है, इसी पर करेंगे आज बहस और होगी चर्चा। कई मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा देते हैं, उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। गुरजीत सिंह मान हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। हुकुम सिंह भाटी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता वेणु सिंगला हमारे साथ जुड़े हैं और गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो कि भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं जो हमारे साथ भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो जुड़े हैं उनसे मैं जानना चाहूंगी, गुरनाम जी क्यों विरोध हो रहा है, क्या लगता है किसान विरोधी, क्या सरकार जो है ये काम कर रही है लेकिन किसान हित में सरकार ये अध्यादेश लेकर आई है, ये सरकार का कहना है, किसान क्यों नहीं मान रहे इसे? चलिए लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे साथ में हुकुम सिंह भाटी जो बीजेपी के प्रवक्ता है उन्हीं से पूछ लेते हैं। भाटी जी, किसान आखिर क्यों देश भर में विरोध करने पर उतर आए हैं अगर सरकार कहती है कि ये तीनों अध्यादेश उसके फायदे के हैं? तो कायना जी देखिए, वैसे तो ये अध्यादेश जो आया है हमें लगता है कि बहुत ही स्वागत योग्य है और किसानों ने इसका बहुत हद तक स्वागत किया था। लेकिन आज भारतीय किसान महासंघ ने ये आह्वान किया है और प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ये बात समझ आती नहीं है कि इसमें कहीं किसी तरह की खामी है। ये किसान को एक स्वायत्तता दी है, किसान अपना माल पहले
ये बहुत सारी यूनियंस की तरफ से भी बात आती थी कि हमें बाउंड किया है कि हम मंडी में ही क्यों बेचें। अब सरकार ने उसको उस बाउंडेशन को हटा दिया है, कोई किसी तरह का कोई बंधन नहीं रहा। मुक्त जो व्यापार है, बाजार है, उसको मुक्त कर दिया है। किसान जहां अच्छा लगे अपना माल बेच सकता है और भंडारण भी, अगर क्योंकि अब बहुत सारी फैसिलिटी सरकार ने दी है, भंडारण की सुविधा भी दी है, इसलिए किसान भंडारण भी कर सकता है। तो कहीं कोई बहुत ऐसी कोई बात नजर नहीं आती जिसके लिए इसका विरोध किया जाए। केवल विरोध के लिए विरोध किया जाए तो वो अच्छी परंपरा देश में नहीं हो। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोबारा से, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। चढ़ूनी जी, अभी आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता ने जो कुछ यहाँ पर कहा, सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जाए ये अच्छी परंपरा नहीं है। सरकार ने एक तो बंधन मुक्त करने का काम किया है यहाँ पर मंडियों को और किसान को, लेकिन विरोध जो हो रहा है वो सिर्फ विरोध के लिए हो रहा है। देखिए, सरकार ने जो 3 अध्यादेश पास किए हैं उनमें सीधा सीधा किसान का शोषण है। और जहां तक किसान को सवाल है मंडी से बाहर बेचने का, वो तो किसान को पहले से भी छूट है। और अब ये उसको एक प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन पहले व्यापारी को मंडी से बाहर खरीदने की छूट नहीं थी। अब इन्होंने मंडी से बाहर खरीदने की व्यापारी को छूट दी है और यहाँ तक कर दिया है कि मंडियां तोड़ने की एक साजिश रची है कि अगर व्यापारी मंडी के बाहर से खरीदेगा तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मंडी के अंदर से खरीदेगा तो टैक्स देना पड़ेगा। और बहुत सी फसलें वो हैं जो जिनका एमएसपी आज तक तय नहीं हुआ, उन फसलों का भी मंडियों में कंपटीशन होता है। सर छोटू राम ने ये व्यवस्था खड़ी की थी तो उसको आज तोड़ दिया गया है केवल चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। दूसरा, सारी जनता का शोषण करवाने के लिए इन्होंने छूट दे दिया। जो 1955 का जो कानून था जरूरी वस्तु अधिनियम का, उसको तोड़ दिया गया है। और अब एक ही आदमी पूरे देश के अनाज को या पूरे देश की किसी भी वस्तु को भंडार करके रख सकता है। अब अंबानी और अडानी जैसे मार्केट में उतरेंगे, छोटे व्यापारी भी खत्म होंगे, पूरा मंडियां भी खत्म होंगी, पूरा किसान भी खत्म होगा और हमारे पास कंपटीशन के लिए जगह नहीं बचेगी कि हम कंपटीशन कहाँ कराएं। हमारे खेत में 20 व्यापारी नहीं आ सकते, मंडी में 20 व्यापारी आ सकते हैं। तो अब कंपनियां बड़ी बड़ी जो पूंजीपति लोग हैं, केवल सैकड़ों की संख्या में है वो देश में, उनके पास देश को बेच रहे हैं। देश की खाद्य सुरक्षा उनके हाथ में दे रहे हैं, जिससे देश कभी भी महंगाई के संकट में फंस सकता है। और दूसरा, इन्होंने वन नेशन वन मार्केट कर दी है। अगर बिहार में 1200 रुपए धान है तो हरियाणा और पंजाब में भी 1200 ही बिकनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं बिकनी चाहिए। शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट है कि एमएसपी खत्म करो, उसी तरफ ये बढ़ रहे हैं। और डब्ल्यूटीओ की शर्तों जो है उसके दबाव में ये उस तरफ आ रहे हैं कि मंडियां खत्म की जाए और वर्ल्ड मार्केट का जो रेट है उसी पे किसान की फसल खरीदे, यानी किसान को पूरी तरह से बाजार के हवाले कर रहे हैं। और एक ऑर्डिनेंस जिन्होंने लड़ा है वो भी मंडियां खत्म करने के लिए और किसानों को बहकाने के लिए है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे किसान। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मान लिया मैंने धान का रेट तय कर लिया किसी कंपनी से 20 रुपए में और बाजार में 15 रुपए रेट आ जाता है, तो कंपनी कहेगी, कंपनी मेरे अनाज खराब बता के, उसमें डैमेज बता के, उसमें टुकड़ा बता के उसको छोड़ देगी। और मैं कोर्ट में भी नहीं जा सकता, केवल एसडीएम और डीसी के पास जा सकते, और वो सरकार के आदमी होते हैं, वो कंपनियों के जो दबाव में होते हैं। और अगर बाजार में रेट 20 रुपए की जगह 25 रुपए हो गया तो मैं पाबंद हूँ कंपनी को देने का, मैं बाजार में नहीं बेच सकता। यानी दोनों तरह से किसान की लुटाई होगी। और इस तरह से तीनों अध्यादेश किसान के बिल्कुल खिलाफ है। और हमारी मांग है कि सरकार अगर इतनी ईमानदार है तो सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सारी फसलों की 100% खरीदने की गारंटी का कानून पास कर देना चाहिए। लेकिन ये जो 3 सरकार अध्यादेश लेकर आई है इसमें कहीं भी एमएसपी को लेकर कोई बात नहीं की गई है सरकार की तरफ से। वेणु सिंगला जी, सरकार की तरफ से
न्यूनतम समर्थन मूल्य की कोई गारंटी नहीं दी गई है। इन्होंने ये पास नहीं किया है कि जो मंडी से बाहर से खरीदेगा उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य तो देना ही पड़ेगा। ऐसा कोई इन्होंने पास नहीं किया है। ये किसान को पूंजीपतियों के हवाले कर रहे हैं। वेणु सिंगला जी, क्या लगता है सरकार ये जो नई व्यवस्था लाने की बात कर रही है, ये किसानों के लिए क्या वाकई आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ फायदा भी है कहीं पर, या सिर्फ जैसा कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी कह रहे हैं कि सिर्फ शोषण ही शोषण है, पूंजीपतियों के हवाले सरकार बाजार को और किसान को कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल कायनात जी, जैसे कि अभी मेरे बीजेपी के प्रवक्ता भाई भाटी जी ने कहा कि केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। अरे भाई, किसान तो वो इंसान है जिसका बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार, बेचारा थोड़ी कमाता है, थोड़ी खाता है, उसको शौक है कि वो गर्मी में सड़कों पर उतर कर आएगा। क्या किसान ने डिमांड की थी इस बात की? क्या किसान चाहता है जो आज सरकार अध्यादेश लेकर आई है? आप ये बताइए। अगर किसान को इसका फायदा नजर नहीं आ रहा, किसान नहीं चाहता, तो सरकार क्यों थोपना चाहती है? किसका फायदा कराना चाहती है सरकार? अपना या अपने उद्योगपति भाइयों का, या जो लोग इनको इलेक्शन लड़वा कर इनको सत्ता दिलवाते हैं उन लोगों का? किसका फायदा करवाना चाहती है सरकार? आज किसान हर तरह से पिसा हुआ है। हमारा देश, भारत देश, जो एक कृषि प्रधान देश होता है, जो हमारा अन्नदाता है, उसी की कमर तोड़ने में लगे हैं ये लोग। क्यों ये लोग चाहते हैं कि औने पौने दाम में किसान की फसल बिके और किसान बेचारा अपने ऐसे मुश्किल टाइम पर जो आड़ती के पास जाकर खड़ा हो जाता था, उसके लिए वो भी सुविधा ये लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं। किस बात की गारंटी देते हैं कि बाहर जो फसल बिकेगी, जो वो दाम किसान को अच्छा मिलेगा, या सरकार उसको पेमेंट टाइम पर कर देगी? आड़ती तो एक मिडनाइट एटीएम है किसान के लिए। कभी भी जाकर किसान आड़ती के पास जाकर अपनी दुख में, सुख में, शादी में, किसी भी तरह के अपने घर में किसी आयोजन में जाकर वो आड़ती से पैसे मांग सकता है। लेकिन जो आज सरकार करना चाहती है कि मंडी के बाहर किसान को मार्केट फीस नहीं लगेगी और वो वहां बेचे, तो आड़ती और किसान का जो एक आपस में समन्वय है, जो उनका चोली दामन का साथ है, उसको सरकार तोड़ना चाहती है। सरकार की मंशा खराब है। सरकार क्या चाह रही है ये तो हम अपने बीजेपी भाई से ही पूछेंगे। लेकिन इस वक्त जो किसानों के ऊपर आपदा आई है, उसका क्या? वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ गुरजीत सिंह मान जुड़े हुए हैं। गुरजीत जी, ये जो 3 सरकार अध्यादेश लेकर आई है, इन तीनों को मैं चाहूंगी आप कैसे देख रहे हैं? हर एक अध्यादेश के पीछे सरकार जो मकसद बता रही है अपना, क्या उस मकसद की पूर्ति हो रही है, या कहीं आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा घातक भी वो किसान हित में हो सकते हैं, जैसा किसान यहाँ पर इसे देख पा रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं सरकार पर? देखिए, जब 3 अध्यादेश आए हैं, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट, सेकंड आया फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट जी, ऑर्डिनेंस आए हैं तीनों, और फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, ये तीनों इकट्ठे आए थे। लेकिन सरकार ने प्रचार प्रसार बढ़ चढ़कर पहले का ही किया, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट जो ऑर्डिनेंस था, उसमें भी बेसिकली पिछली चर्चा में भी मैंने बताया था कि लगभग वो इस तरह का जो भंडारण पे रोक थी वो धीरे धीरे इंक्रीमेंटल सालों में खत्म हो चुकी थी। आज के दिन उस एक्ट में कोई दम नहीं था, नो डाउट वो इनफोर्स जरूर था। उस एक्ट का मतलब केवल भंडारण तक था, सीधा किसान को कुछ नहीं। ये तब लागू हुआ था जब देश में अनाज की कमी थी 60 के दशक में, 70 के दशक में, ताकि कालाबाजारी पे रोक लगाई जा सके, और जहां कहीं भी अनाज का भंडारण है सरकार वहां से उसको खुलवा करके भुखमरी से बचाने के लिए देश में जहाँ चाहिए उसको दे सके। आज स्थिति वो नहीं है। आज आपने देखा कोरोना जैसे पैंडेमिक में भी भारत कम से कम अनाज के लिए किसी भी और देश के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। इस प्रकार से उस एक्ट का सीधा सीधा किसान को कोई लाभ नहीं था। हालांकि अब इसको हटा दिया गया तो भंडारण करने के बाद किसान से ली हुई फसल को कोई भी भंडारण कर सकता है, उससे बाजार की कीमतें बढ़ सकती हैं, एंड यूजर जो कंज्यूमर है उसको नुकसान पहुंच सकता है अगर ये लार्ज स्केल पर। जैसे बिल्कुल यहाँ किसान कह रहे हैं कि इससे जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा, काला बाजारी इससे बढ़ेगी। इसमें मैं जो बात आगे जोड़ना चाहता हूँ, ये जो तीनों ऑर्डिनेंसेज है, एक्ट नहीं है, पार्लियामेंट में पास नहीं हुई,
आर्टिकल 123 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो ऑर्डिनेंसेस के लिए एक प्रावधान देता है। उसमें वो लिखता है कि ये क्रिटिकल लॉज जो अचानक से जरूरत पड़ती है, तब इसकी जरूरत पड़ती है इस तरह के ऑर्डिनेंसेस को लाने के लिए। जैसे कि देश की किसी और देश के साथ कोई युद्ध जैसे आसार बन जाएं और पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, तो सरकार ऑर्डिनेंस के तरीके से उस प्रकार की चीज ला सकती है। जैसे या अभी देश हुआ के है अंदर कि ही अभी कुछ संसद का विकट सत्र समस्या नहीं हो चल रहा है जाए, और तब सरकार वो अपनी ला तरफ से सकती ये है। अध्यादेश लेकर आई है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो, क्योंकि ये फार्मर के वेलफेयर के लिए बता करके लाए जा रहे हैं, तो ये कोई क्रिटिकल लॉस तो नहीं थे कि इनको रातों रात लेकर आना जरूरी था। इसको बिना विचार विमर्श के, यानी इतनी भी with ज्यादा opposition, जरूरत with नहीं थी stakeholders, इन अध्यादेशों को लाने की, इंतजार किया जा सकता था संसद के सत्र के चलने का, शुरू होने का, ताकि सभी जो दल हैं, राजनीतिक दल, उनसे भी विचार विमर्श हो जाए। यहाँ तक कि किसान संगठनों से भी इस बारे में कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। तो इसे क्या कहें कि ये संवैधानिक तरीके से है या असंवैधानिक हुआ? एग्जैक्टली, क्योंकि फार्मर्स इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें पहले भी नहीं बताया गया, तो उनसे किसी प्रकार का विचार विमर्श नहीं किया गया। ये इसका इस रूप से आना ही एक संदेह पैदा करता है। और सेकेंडली, आप इन एक्ट्स को अगर सेपरेटली पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ये ठीक नजर आते हैं, लेकिन ये डिजाइन ऐसे किए गए हैं कि दे हैव टू बी रेड टुगेदर। एक एक्ट दूसरे को ओवरलैप करता है, उन तीनों को मिला करके जो मिला जुला असर क्या होगा, ये एक बड़ी प्रैक्टिकल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, जिसको आप ऐसे सीधे सीधे नहीं समझ सकते जब तक कि वो आपके सामने लागू नहीं होगा। इसके उदाहरण हैं आपके पास प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे फार्मर्स ने ही चाहा था, लेकिन जैसे ही वो लागू हुई वो त्रुटिपूर्ण थी और फार्मर्स ने उसको प्रोटेस्ट किया कि इसको आप स्वैच्छिक बनाइए, ये अच्छी नहीं है, ये प्रो इंश्योरेंस की बजाय इंश्योरिंग कंपनीज के है। और अब इस साल उन्होंने उसे स्वैच्छिक कर दिया और आपने शायद आंकड़े देखे हों, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उसे गुरजीत जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या लगता है ये जो आरोप किसान यहाँ पर लगा रहे हैं कि इससे किसानों का शोषण बढ़ेगा इन अध्यादेशों से, और जो दुगनी आय करने की बात सरकार कर रही है वो आय तो नहीं होगी, लेकिन और ज्यादा यहाँ पर नुकसान ही किसान को उठाना पड़ेगा। दूसरा, सरकार एमएसपी रेट देने से भी बचती नजर आ रही है, इस व्यवस्था को ही खत्म करना चाह रही है। क्या आपको लगता है उस दिशा में ये एक्ट जो है पहले कदम के तौर पर देखे जा सकते हैं, जो एक्ट नहीं अध्यादेश जो सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आई है? जी हाँ, ऑर्डिनेंसेस का एक एम ये भी है कि एमएसपी को डाइल्यूट किया जाए और सरकार उससे अपना पिंड छुड़वाए। एमएसपी की बात करें तो अभी बिल्कुल हाल में ही 1925 रुपए एमएसपी पे किसानों ने अपनी फसलें बेची हैं और आज बाजार में गेहूं का भाव 1800 रुपए है। वो अगर उस टाइम एमएसपी नहीं होती तो मेरे साथ किसान नेता हैं, शायद 1200 या 1300 रुपए तक भी गेहूं किसान की ओपन मार्केट में नहीं बिकती, हालांकि बाद में वो बढ़ जाती मार्केट में आने के। एमएसपी एक तरह की प्रोटेक्शन है फार्मर्स को, ताकि वो अनाज की पैदावार चलिए हुकुम सिंह भाटी जी एक रेट को देखते हुए करें। लेकिन ये छोटी बात है, बड़ी बात ये है कि एमएसपी की वजह से देश में खाद्य सुरक्षा भी बनती है। अगर किसान को डाउट है कि उसकी फसल का भाव नहीं मिलेगा तो वो उसकी पैदा ही नहीं करेगा। एमएसपी को देखकर ही वो इसकी और ज्यादा गंभीर और भयावह परिणाम भी सामने आ सकते हैं। जो संकट है, खाद्य संकट, वो भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि अगर किसान को फायदा ही नहीं दिखेगा उस फसल की उपज में, उत्पादन में, तो वो उसे करना छोड़ देगा, जैसा अभी आपने कहा। हुकुम सिंह भाटी जी, हुकुम सिंह भाटी जी, यहाँ पर अभी आपने दोनों ही पक्षों को सुना है। जो किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुरनाम सिंह चड़ूनी प्रदेश अध्यक्ष भाकियू के, उन्होंने भी जो आरोप लगाए, और जो वरिष्ठ पत्रकार गुरजीत सिंह मान जी ने भी जो बात यहाँ पर कही, इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पक्ष सरकार के पक्ष में क्या कहेंगे कि क्या दलील है? कहना जी जी मैं सुन पा रही हूँ आपको। ठीक है कि देखिए, जो दो तीन बातें गुरनाम सिंह जी ने उठाई हैं, एक तो ये है कि भाई एमएसपी पर वो का खाद्यान्न नहीं खरीदा जाएगा। सरकार ने साथ साथ बहुत सारे प्रोडक्ट पे एमएसपी ऑलरेडी डिसाइड किया है, अनाउंस किया, जैसे कि बाजरे का है, गेहूं पहले से ही बिक रहा था, इसके अलावा मक्का का है, और जैसे हरियाणा प्रदेश में जो सब्जियां हैं उनकी
भावांतर योजना पहले 4 थी और 6 सब्जियां में है, जैसे आलू, प्याज, टमाटर, गोभी। इस तरह से भावांतर योजना में पहले से ही रेट डिसाइड किए हैं। दूसरी बात, तो नेगेटिव साइड हमें नहीं सोचनी चाहिए कि भाई वो रेट कम ही मिलेगा। कि किसान अपने प्रोडक्ट को जब उसको लगेगा कि हाँ मेरे को सही से पैसे मिल रहे हैं, कि वो बेचेगा, क्यों बेचेगा? क्या क्या वो नौबत आएगी तब तक? क्योंकि जैसा हम बात कर रहे हैं कि 85% किसान लघु हैं देश में जिनके पास भंडारण की व्यवस्था नहीं होती है, तो क्या वो इतने वक्त तक इंतजार कर सकेंगे अपनी उपज के साथ, उत्पादन के साथ? देखिए, भंडारण की जहाँ बात है, बिल्कुल ठीक कहते हैं कि व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं तैयार की हैं। अब जैसे एफपीओ आ रहा है, एफपीओ 80 और 90% की सब्सिडी भंडारण के अपने अगर गोडाउन बनाते हैं, स्टोरेज बनाते हैं, तो उसके ऊपर 90% तक की सब्सिडी है। ये सरकार व्यवस्था सरकार ने की है, तो सबके लिए हमारे किसानों के साथ साथ चलना पड़ेगा। केवल और केवल ना एक का अंदेशा बना के रखें कि मैं तो रेट कम ही मिलेगा, ये ठीक नहीं है। और देखिए, आज ये इंटरनेशनल मार्केट भी खुली हुई है। किसान अपने किसान गुट बना के, किसानों के समूह बना करके और अपनी फसल को अच्छे दामों में बेच सकते हैं। और ये डिमांड बहुत से चली आ रही थी, हमें तो बाजार व्यवस्था में जो सरकार ने तय कर दिया या व्यापारी तय कर दिया उस रेट में हमें बेचना पड़ेगा, आज उसने कर दिया है। हुकुम जी, अगर मॉडिफिकेशन करना था तो सरकार ने खुद अपने स्तर पर ये सारी चीजें क्यों नहीं की? क्यों किसानों के सारे कंधों पर ही ये जिम्मेदारी डाल दी कि उपज और उत्पादन भी वो करे और उसके बाद में व्यापारी मंडी तक भी पहुंचाने का काम उसे खुद ही करना पड़े और बेचे भी वो उसको खुद ही? यहाँ पर तो रिस्क भी यहाँ पर किसान का अपना रहेगा। और अगर प्रॉफिट की बात आप कर रहे हैं तो प्रॉफिट तो यहाँ पर लगता है कि प्रॉफिट मिलना तो दूर की बात है, जो उसका लागत मूल्य है वही वसूल पाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। वेणु जी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कायनात जी आप कि प्रॉफिट तो दूर की बात है, उसका तो लागत मूल्य भी किसान को नहीं मिलेगा। गरीब किसान है, उसको पीसने पर लगी है सरकार। अभी जो भाटी जी ने कहा कि भंडारण की बात जो कही कि जो भंडारण का आज लिमिट हटा दी गई है, तो आप ये देखिए कि जब सरकार ने महंगे भाव पर मंडियों में जमीनें काटी, आड़तियों ने बहुत महंगे भावों पर वो दुकानें ली मंडी के अंदर। आज सरकार मंडी से बाहर जाने की बात कर रही है और बात कर रही है कि कोई भी प्राइवेट मंडी बना सकता है, कोई भी सब यार्ड बना सकता है, वहां पर जमीन अपने हिसाब से माल खरीद सकता है और अपने हिसाब से भंडारण कर सकता है। तो आप देखिए कि क्या कोई आम आदमी मंडी खोलकर और पूरा माल खरीद कर और भंडारण कर सकता है? ये सीधी सीधी बात कहा जाती है। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनको सरकार चलाना चाहती है, केवल उनके फायदे की बात हो रही है। बेचारा गरीब किसान की ये बात करते हैं कि हम आय दुगनी कर देंगे। आय कैसे दुगनी कर देंगे? आप एमएसपी तक तो आप देना नहीं चाहते हैं। पेट्रोल डीजल के भाव आपने बढ़ा दिए हैं। बिजली पानी में कोई कटौती नहीं आप कर रहे हैं। किस तरह की राहत आप दे रहे हैं? हुकुम जी, धीरे धीरे करके किसानों से पल्ला छुड़ाना चाह रही है सरकार। हुकुम जी, धीरे धीरे किसानों से पल्ला छुड़ाने की कोशिश कर रही है सरकार क्या? कायनात जी, किसानों से पल्ला नहीं छुड़ा रही। किसानों की आय को करने का सरकार ने संकल्प किया है, उस तरफ सरकार बढ़ रही है। सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं किसान की लेकर आई। सबसे पहले आप देखिए, खाद की बीज की उपलब्धता, बहन बेनू शर्मा जी बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रही थी। कांग्रेस के समय में खाद आप फिर कांग्रेस बीजेपी पर आ गए। गुरनाम जी, देखिए कांग्रेस के समय में किसान बहुत खुशहाल था। आप देखिए कि हरियाणा और पंजाब, इन दोनों का किसान बहुत खुशहाल है। अलावा जिन्होंने किसान को माफ करने का ड्रामा किया, क्या किसान की माली हालत सुधरी? आप देखिए हरियाणा पंजाब में किसान हमेशा से खुशहाल था, लेकिन आप उसको यूपी और एमपी वाले किसान गुरनाम जी जाना चाह रहे हैं जहाँ हमेशा से भाजपा की सरकार रही है। गुरनाम जी, क्या यहाँ पर कहेंगे कि किसानों के लिए पहले वाली व्यवस्था ठीक थी या अब जो सरकार लेकर आ रही है जिसे बहुत बेहतर बता रही है सरकार, वो अब सही होने वाली है और अभी किसानों को वक्त लगेगा इसे समझने में? क्या लगता है ऐसे? देखिए सरकार जो है कि पूरे देश को
पूरे देश को कारपोरेट के पास बेचने में लगी हुई है। अब जो एग्रो बिजनेस है वो पूरी तरह से कारपोरेट के हवाले करने का प्लान है, चंद पूंजीपतियों के हवाले करने का प्लान है। उसमें ना देश में आड़ती बचेंगे, ना व्यापारी, छोटे व्यापारी बचेंगे, ना किसान बचेगा, ना मंडी में काम करने वाले बाकी लोग बचेंगे। ये पूंजीपतियों के पास देश को बेच रहे हैं। ये बीजेपी के जो लोग हैं, इनके कहने में और करने में अंतर होता है। इन्होंने आपदा को अवसर में बदला है, आपदा को अवसर में बदला है। कोई जरूरत नहीं थी, देश पे इमरजेंसी नहीं थी, अध्यादेश इमरजेंसी में लाए जाते हैं। देश में इमरजेंसी नहीं थी कि अभी लागू करना है, इन्होंने इसलिए अभी लागू किया कि अभी किसान सड़कों पे आ नहीं पाएगा, किसान प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। कोरोना का डर दिमाग में बिठाया हुआ है और उस चीज का फायदा उठाते हुए इन्होंने अध्यादेश लागू किए हैं। गुरनाम जी, इस आपदा को अपने लिए ही अवसर में बदल दिया सरकार ने। इस तरह से भी देश के फायदे में नहीं है, देश के नुकसान में ही नुकसान में है। और मैं तो ये कहूंगा कि देश की जो अपोजिशन है वो भी अभी नहीं बोल रही है, उसको सड़कों पर उतरना चाहिए। वो भी देश की वोट लेते हैं। बिल्कुल मुल्तान जी, देश की ऑपोजिशन बिल्कुल किसान के साथ है सर, किसान के साथ है। हरियाणा का अभी तक अपोजिशन ने प्रदर्शन नहीं किया है ना, तो बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में किसान का हम बिल्कुल बाल भी बांका होने नहीं देंगे। हर लिमिट तक हम जाकर संघर्ष करेंगे और इस अध्यादेश को वापस करा के रहेंगे। चलिए हुकुम जी, आपकी आवाज हमें ठीक प्रकार से नहीं मिल पा रही है। गुरजीत सिंह मान हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, समय मेरे पास बहुत कम है। गुरजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी बेहद कम और सरल शब्दों में एक बार हमें ये समझा दें आप, ये जो 3 अध्यादेश सरकार जो लेकर आ रही है, ये किसके फायदे में कितने होने वाले हैं और इसका सीधा असर मंडी व्यवस्था, किसान और जो उपभोक्ता है, कितना उस पर पड़ने वाला है? देखिए, मैं पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर पहले वाली व्यवस्था को हम कहें कि परफेक्ट थी, उसमें कोई कमी नहीं थी, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यवस्था 100% सही नहीं होती, उसमें सुधार की डेफिनेटली जरूरत थी, लेकिन इस तरह से नहीं कि उसको आप हटा करके दूसरी ले आए। उसको साथ में रखते हुए आप उसमें कुछ अमेंडमेंट्स ला सकते थे ताकि जो उसमें त्रुटियां हैं उनको दूर किया जा सके, बजाय कि उसे एकदम से बदल दें। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात किसान नेता ने की, गुजरात का ही एग्जाम्पल है। पेप्सिको ने वहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की और जब वो कीमतें नहीं देने की इच्छा थी कंपनी की, तो उन्होंने कमियां निकालनी शुरू की कि किसान का उत्पाद सही नहीं है और अगर रेट बढ़ जाए तो उसको किसान को नुकसान होता है। इसी प्रकार इसमें एक जो फेडरल सिस्टम था हिंदुस्तान का कि हर एक स्टेट अपने अपने हिसाब से इसको APMC जो मार्केट कमेटीज हैं उनको किसान के फायदे के लिए सोच करके लागू करेगी, उसे भी तोड़ा जा रहा है कि एक स्टेट के लिए एक सिस्टम अच्छा हो सकता है, वही दूसरी स्टेट के लिए नहीं। जैसे MSP रिजाइम और APMC जो मार्केट कमेटीज रन करती हैं, उसका हरियाणा और पंजाब के किसान को फायदा हुआ और हरियाणा और पंजाब के किसान के उत्पादन की वजह से पूरे देश को खाद्यान्न के रूप में फायदा हुआ। और इन अमेंडमेंट के बाद में क्या होगा या हो सकता है? क्योंकि मैंने पहले ही आपसे जिक्र किया कि तीनों ही ऑर्डिनेंसेस बहुत डिटेल पढ़ने की जरूरत है। तीनों बहुत एक दूसरे से इंटरट्वीन्ड हैं। वो उनकी जो इंटेंट और इंटेंशन है वो सीधे सीधे क्लियर नहीं हो सकती जब तक वो धरातल पर आकर लागू ना हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, जो नाम से बढ़िया थी लेकिन किसानों ने उसे रिजेक्ट किया। यानी इसके दोनों ही अभी कह सकते हैं कि परिणाम हो सकते हैं, अच्छे भी निकल सकते हैं और बुरे भी निकल सकते हैं, लेकिन किसान इसे अभी अपने अहित में ही देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो केंद्र सरकार का मानना है कि इन 3 कृषि अध्यादेशों से किसानों के लिए फ्री मार्केट की व्यवस्था बनाई जाएगी, जिससे किसानों को लाभ होगा। हालांकि अगर हम पश्चिमी मॉडल पर लाई जा रही इस व्यवस्था की बात करें तो अमेरिका और यूरोप में फ्री मार्केट यानी बाजार आधारित नीति लागू होने से पहले 1970 में रिटेल कीमत की 40% राशि किसानों को मिलती थी। अब फ्री मार्केट नीति लागू होने के बाद किसान को रिटेल कीमत की महज 15% राशि ही मिलती है। यानी फ्री मार्केट से कंपनी और सुपरमार्केट को ही फायदा हुआ है। फ्री मार्केट नीति होने के बावजूद किसानों को जीवित रखने के लिए यूरोप में किसानों को हर साल लगभग 7 लाख करोड़ रुपयों की सरकारी मदद मिलती है।
अमेरिका और यूरोप का अनुभव बताता है कि फ्री मार्केट नीतियों से किसान को नुकसान होता है, लेकिन अब उसी मॉडल को भारत सरकार लागू करने जा रही है। तो देखने वाली बात यहाँ भी ये रहेगी कि ये मॉडल जो है भारतीय किसानों के लिए और उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर कितना फिट बैठता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।